हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 35। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े ही वक्त में देव मित्तल हॉस्पिटल पहुंचा था और साथ ही साथ निशा भी। मैं अब क्या करूं निशा, मेरा दिमाग कोई भी काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूं, मेरे हाथ से मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ चला जाएगा। मैं आज इस लड़की का खात्मा कर दूंगा। वो गुस्से में बोलते हुए डॉक्टर अभिजीत के कैबिन में गया, लेकिन वहाँ पास में ही खड़ी उस नर्स ने ये सब सुन लिया था। हालांकि वो मित्तल परिवार की सारी कहानी जानती थी। उपासना के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, वो भी इसी अस्पताल में ही थे, और किसने क्या किया था इसकी पूरी जानकारी उसे उस लड़की के पास भी थी। वो तुरंत ही उपासना के रूम में पहुंची। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था, लेकिन वो एकदम शांत थी। उसके हाथ पैर भी अच्छे से काम करने लगे थे और ये तो एक जीता जागता चमत्कार हो गया था। लड़की, मुझे लगता है आज तुम्हारी कहानी खत्म। ये सुनने के बाद उपासना की पलकें और नज़र दोनों ही उस लड़की पर आ गई। उसे इस तरह देखता पाकर उस नर्स ने उसके हाथों से पानी से चढ़ने वाली ड्रिप की बोतल को खींचकर निकाल दिया और उस पर फटाफट बैंडेज लगा दी और बोली, तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, बस 5 मिनट। उपासना, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो इस बार भाग जाओ, वरना तुम्हारा वो चाचा तुम्हें इस बार गोलियों से मार देगा और उसके साथ मिला हुआ वो डॉक्टर भी। भाग जाओ उपासना। उपासना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या उसका नाम उपासना था? उसे यकीन हो गया। वो धीरे से उठकर बैठ गई। हाथ में लगी ड्रिप में से थोड़ा सा खून बह रहा था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जिस रास्ते भेजूंगी वहाँ से चली जाना और अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ जहाँ तुम सुरक्षित रह सको। इतना कहकर उस लड़की ने उपासना के पतले कमज़ोर हाथों को पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे से बाहर लेकर भागी। उसने उपासना को डॉक्टर का भेष बनाकर कुछ ही मिनटों में एक फाइल हाथ में थमाकर डॉक्टर बनाकर बाहर की तरफ भेज दिया। उपासना का दिमाग और उसकी ज़ुबान कुछ भी कहने या बोलने की हालत में नहीं थे। उपासना बस उसी तरह चले जा रही थी जैसे वो नर्स उसे लेकर जा रही थी। उपासना के बगल से होते हुए डॉक्टर अभिजीत और देव और निशा तीनों ही उस रूम की ओर गए जिस रूम की ओर उपासना बाहर जा रही थी। उपासना को बाहर लेकर उस लड़की ने कहा, आज तक मैं बहुत गलत काम कर चुकी हूँ। बहुत लोगों की बेटियों को हटाकर उन्हें किसी और का बेटा पकड़ाया है मैंने। ऐसे ही मैं बहुत काम और भी गलत कर चुकी हूँ लड़की, लेकिन मुझे तुम पर बहुत दया आती है। जिस हालत में तुम्हें इस अस्पताल में आया था, तुम्हारा बचना नामुमकिन था, लेकिन भगवान ने तुम्हें खुद ज़िंदगी दी है। मैं तुमसे बस यही कहूँगी कि इतनी दूर चली जाओ कि तुम कभी फिर लौट कर इनके पास ना आ पाओ। अगर तुम्हें जीना है तो मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। असल में ये तुम्हारे ही पैसे हैं जो तुम्हारे पर्सनल वॉलेट से मिले थे। और प्लीज़ भगवान के लिए मेरा नाम कहीं मत बताना, और कभी पकड़ी भी जाओ तो मुझे मत फंसाना, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अब जो डॉक्टर अभिजीत तुम्हें ढूंढते होंगे, इसलिए तुम जल्दी से चली जाओ। इतना कहकर उसने सामने दिख रहे ऑटो को दिखाया। ऑटो वाला किसी सवारी के इंतज़ार में था। उपासना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भाग गई, लेकिन कहाँ भाग रही थी उसे कुछ पता नहीं था। नंगे पैर उसके पैर में बहुत कुछ लग रहा था। कुछ कांटे भी उसके पैर में चुभ गए थे। ना जाने क्यों लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। भागती भागती वो बहुत दूर आ चुकी थी, एक सुनसान रास्ते पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ? ये सब मुझे क्या याद आ रहा है? मैं धीरज के पास चली जाऊँगी, लेकिन कौन धीरज? ये ना मुझे याद है और ना ही मुझे उसकी पहचान याद है। कौन है धीरज? यशोदा दादी, ये भी कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, मम्मा, कौन है मेरे पेरेंट्स? मैं कहाँ जाऊँ? वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हो रही थी और चलते चलते उसे कुछ होश नहीं था। वो कितनी दूर आ गई थी और कहाँ आई थी उसे कुछ भी ख्याल नहीं रहा। 1 दिन, 2 दिन, पूरे ही 72 घंटे बीत चुके थे। पूरे शहर में देव मित्तल के गुंडे उसे ढूंढ रहे थे। वो गुंडा नहीं कहा जा सकता था, पर वो उसके आदमी ज़रूर थे। उपासना डर की वजह से कचरे के डिब्बे में छुपी हुई थी और रात होते ही वो बाहर आ जाती, क्योंकि तब कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता था। दिल्ली के इस सुनसान सड़क पर लड़कियों के साथ किस हद तक रेप, मर्डर, ये सब कैसे होते हैं, इन सब से कोई अनजान नहीं था। आज ये 5वां दिन लगने वाला था। उपासना चलते चलते थक चुकी थी।
पिछले 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। उसने कचरे में से निकाल कर ना जाने उसे क्या मिला था और उसने क्या समझकर उसे खाया था। उसका दिमाग एक हद तक काम भी नहीं कर रहा था। ना जाने क्यों ज़्यादा सोचने पर उसे चक्कर आ रहे थे। नहीं उपासना, कुछ भी कर, लेकिन तुझे पता लगाना होगा तू है कौन, और तुझे जो याद आ रहा है वो लोग कौन है, किसका चेहरा देख रही हो तुम बार बार, किसे याद कर रही हो। वो अजनबी, कुछ याद नहीं आ रहा। जिसका चेहरा याद आ रहा है उसकी पहचान और नाम नहीं याद आ रही। जिसका नाम याद आ रहा है उसका चेहरा, पहचान, ये सब कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं अस्पताल तक कैसे पहुंची, और ये मेरे शरीर पर ये क्या हो रहा है? मैं पागलों की तरह 5 दिन से भटक रही हूँ। बस भगवान, मेरी किस्मत में ज़रा सा तो कुछ अच्छा लिख देते। इससे बेहतर था कि मैं मर ही जाती। खुद से वो कह ही रही थी। काफ़ी ज़्यादा वो मेंटली परेशान थी, लेकिन आज शायद उसकी किस्मत बदलने वाली थी। सामने से आ रही वाइट कलर की कार से एक ज़ोरदार टक्कर के बाद उपासना को ज़रा भी होश नहीं था, और वो फिर से ज़िंदा बचेगी या मरेगी। लेकिन इतना तो कन्फर्म हो गया था कि अब उसकी किस्मत ने एक नया पन्ना पलटा था। उपासना के माथे से बहता खून सड़क पर फैल गया था, और वो आदमी भागते हुए उपासना के पास आया। एक लंबे से बेरंग गंदे गाउन में एक सुंदर सी लड़की करिश्मा लग रही थी। ओ शिट, मर तो नहीं गई? इतना सुनते ही बगल वाले लड़के ने कहा, मुझे नहीं लगता, इसे अस्पताल ले चलते हैं। बोलते हुए वो दोनों ही वहां बगल के छोटे से क्लिनिक में उस लड़की को लेकर आए। डॉक्टर ने उसे चेक किया और उसके माथे पर पट्टी लगाने के बाद उन लड़कों से कहा, तुम दोनों की किस्मत अच्छी है, ऐसे इसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये किसी गहरी बीमारी से अभी उठी है। तुम दोनों जानते हो क्या इसे इसमें कुछ मेंटल ट्रॉमा के लक्षण भी दिख रहे हैं। तभी उस लड़के ने अपने फ़ोन में देखते हुए उपासना का चेहरा ध्यान से देखा, और डॉक्टर को बिना कोई जवाब दिए वो दूसरे लड़के के साथ साइड में आया और उसने कहा, सोनू सुन, तूने ये फ़ोटो देखा? इस लड़की के ऊपर इनाम रखा गया है 1 करोड़ रुपए, और ब्लैक गैंग के लोग इससे जुड़े हुए हैं। मतलब ये ज़रूर किसी बड़े पार्टी की मुर्गी है। हमें लगता है कि हम इसे बचाकर बढ़िया इनाम कमा सकते हैं। लेकिन उस दूसरे लड़के ने कहा, देख, मैं सार्थक कपूर हूँ, और सार्थक कपूर कभी गलत काम नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि इसे बचा लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे इसे देखने के बाद। चल ठीक है, तेरी बात मान ली। फ़िलहाल अब हम इसका क्या करें? कहाँ लेकर जाएं इसे? इसे घर लेकर चलते हैं। सोनू का ये सवाल सुनकर सार्थक उसे घूरते हुए बोला, तेरे घर जाएंगे तो तेरी दादी और तेरी माँ इसे तेरी गर्लफ्रेंड बना देंगी, और इतनी सुंदर लड़की तेरी किस्मत में तो नहीं हो सकती। और क्या पता ये होश में आने के बाद कंफर्टेबल महसूस ना करे, और मेरे घर ले जाते हैं तो मेरे पापा तो इसे जान से ही मार डालेंगे या नौकरानी बना देंगे। बेचारी किस्मत वहाँ भी फूटेगी। एक काम करते हैं, इसे कुछ वक्त तक होटल में रखते हैं। होटल में? सीरियसली? कौन से होटल में? और इसका खर्चा कौन देखेगा? मैं देख लूँगा। चल, तुझे पैसे मांगने नहीं आ रहा। फ़िलहाल इसे होश में ला और इसे लेकर चलते हैं। वो दोनों वापस डॉक्टर के पास जाते हैं। तब तक उपासना को होश आ गया था। वो एकदम शांत थी। उसने जब 2 अजनबी लड़कों को देखा तो वो कुछ घबरा गई। तब उसे सार्थक ने कहा, घबराओ नहीं, हमने तुम्हें बचाया है और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें उन लोगों के हाथ नहीं लगने देंगे जो तुम्हें डरा रहे हैं। तुम हमारे साथ सेफ रहोगी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।